भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 50 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हर सप्ताह मंदिर जाते हैं। पूजा पाठ के बाद प्रसाद ग्रहण करना मंदिरों की पवित्र परंपरा रही है, लेकिन इन दिनों देश भर के मंदिरों में प्रसाद की पवित्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे नया मामला मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर का है, जहां प्रसाद में चूहे के बच्चों का वीडियो वायरल है। इसे देखकर भगवान गणेश के भक्त बेहद गुस्से में हैं। इससे पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पेड़े में मिलावट के आरोप लग चुके हैं, तो तिरुपति के लड्डुओं में गाय और सुअर की चर्बी मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। आपके सामने प्रसाद विवाद की सबसे नई तस्वीर हम लेकर के आए हैं, जो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की बताई जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। पैकेट के बगल में चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में प्रसाद का एक क्रेट दिख रहा है, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। अगर आप ये देखें तो वो एक हिस्सा टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे चूहों ने इसे कुतरा है। क्रेट के एक कोने में चूहे के बच्चे एक पैकेट जैसी चीज में भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो का सच क्या है? क्योंकि सैकड़ों सिद्धिविनायक के भक्त आज यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये भी प्रसाद अपवित्र है? इसे लेकर अब मंदिर का पक्ष भी सामने आया है। ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का है ही नहीं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में ऐसे कुछ प्लास्टिक में बंद हुआ कोई चीज़ दिख रहा है। वो कहाँ का है, क्या है, वो आज तो नहीं समझ रहा है। हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं दिखेगी या नहीं रहेगी, इसलिए कि हम लोग बहुत नीट क्लीन रखने का कोशिश करते हैं। और इसलिए हम लोग आज तो यही बोलेंगे कि भाई ये यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा जांच करके हमको ये पता चला है कि कोई प्लास्टिक पिशवी में अगर रख के इस ढंग से अगर कुछ कहाँ भी फोटो निकाला होगा। अब क्योंकि परवाह आस्था की है, ऐसे में अब ट्रस्ट ने जांच का भी फैसला लिया है। साथ ही इस बात की गारंटी दी है कि सिद्धिविनायक के लड्डू 100% शुद्ध है। ये जो न्यूज़ है वो सीरियसली लेके डीसीपी लेवल के अधिकारी रहेंगे, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी के माध्यम से इस पूरी जांच हो जाएगी। जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन एसओपी जो होती है, लड्डू बनाने की विधियां हो, उसका टेस्टिंग हो, उसका सैंपलिंग हो, वो यहाँ तक हम जो रैपर्स मीन्स जिसमें लड्डू पैक होता है, वो रैपर्स और बॉक्स का भी टेस्टिंग करते हैं, पानी तक का टेस्टिंग करते हैं। मीन्स इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। उसका रिपोर्ट है, एफएसएसआई के नॉर्म्स, बीएमसी के नॉर्म्स, एफडीए के नॉर्म्स, वो पूरा फॉलो करते हैं। क्वालिटी के ऊपर पूरा हम 100% श्योर है। और आइए बापा का आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो एक तरफ है आज की तस्वीर और दूसरी तरफ है ट्रस्ट का दावा। वो कह रहे हैं कि वायरल वीडियो मंदिर के खिलाफ एक साजिश है। वीडियो में दिख रही जगह मंदिर की है ही नहीं, इसे कहीं बाहर शूट किया गया और फिर मंदिर का बता करके वायरल कर दिया गया। मंदिर में जहां प्रसाद बनाया जाता है वो ये जगह है ही नहीं जहां का वीडियो वायरल है। वो जगह पूरी तरह से साफ सुथरी है, जबकि वीडियो में दिखाई गई जगह कोई गंदे बेसमेंट जैसी दिखाई देती है। प्रसाद में इस्तेमाल हर चीज की जांच बीएमसी के लैब में कराई जाती है। यहां तक कि जो पानी का इस्तेमाल होता है उसको भी एक लैब में जांचा जाता है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रसाद बनाने के दौरान सफाई और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां तक कि जो सेवक प्रसाद बनाते हैं वो भी अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर रोज किस पैमाने पर प्रसाद बनता है। मंदिर में हर दिन 50,000 लड्डू बनते हैं। प्रसाद के लिए ऐसे 2 लड्डू जो कि 50-50 ग्राम के हैं, एक पैकेट में डाले जाते हैं और बांटे जाते हैं। लैब टेस्ट के मुताबिक इन लड्डुओं को 7 से 8 दिन तक रखा जा सकता है। 7 से 8 दिन के बाद इन्हें खाया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पैकेट पर इसे 4 दिन के अंदर ही खाने की सूचना लिखी जाती है। जहां तक साफ सफाई का सवाल है, आपने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के दावे तो सुन लिए, लेकिन हम केवल दावों पर विश्वास नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं हमारे किचन पूरी तरीके से स्वच्छ है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उसी रसोई में, उसी किचन में जहां हर दिन आपके लिए, श्रद्धालुओं के लिए सिद्धिविनायक का प्रसाद तैयार किया जाता है।
सिद्धिविनायक मंदिर की जो मेन किचन है वहाँ आए हैं और ये दृश्यों में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मंदिर में जो है लाडू का प्रसाद बनता है। हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो और टोपी हो, ये सब चीज़ें मंदिर के प्रांगण में जो प्रसाद बनता है उसमें यूज की जाती है, जिससे कि भगवान के प्रसाद में कुछ भी प्रकार की अशुद्धता ना आए। लाडू जो भी बनाए जाते हैं वो भी हाथ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसको हैंड ग्लव्स का यूज किया जाता है, जिससे मंदिर के प्रसाद की जो है वो शुद्धता बरकरार रहे। हम देख सकते हैं दृश्यों में कि जो मशीन है, मशीन आधारित पैकेजिंग को ज़्यादा तवज्जो इस मंदिर ने न्यास ने दी है। और ये जो प्रोसेस होता है लड्डू बनाने का, प्रसाद बनाने का, वो कैसे होती है? यहाँ पे भाविका की आस्था और आरोग्य को हित में रखते हुए सभी तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लाडू बनाते समय जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सभी इंग्रेडिएंट्स पहले बीएमसी की जो लैब है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं और वहाँ का रिपोर्ट आने के बाद ही फिर वो रॉ मटेरियल से लड्डू बनाए जाते हैं। शुद्धता बहुत प्राधान्य दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो जो दिख रहा है उसमें भी यही कैरेट और यही पैकेजिंग है। अभी कैसे रहता है, मंदिर की तरफ से बल्क क्वांटिटी में भाविक जो रहते हैं वो लड्डू परचेस करते हैं, कोई 500-1000, तो फिर वो यहाँ से लेके जाने के बाद उसका कैसे वो विनियोग करते हैं इसके ऊपर मंदिर का डायरेक्टली नियंत्रण नहीं रहता है। तिरुपति सिद्धिविनायक और अब प्रसाद विवाद की चिंगारी वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर तक भी पहुंच गई है। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यूपी सरकार इसे लेकर आज बेहद सख्त हो गई। कल ही मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों से प्रसाद के 13 सैंपल लिए गए। इनकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगी। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई। इसे अफसोसनाक बताया और कहा कि इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या हैं वो गाइडलाइंस? इनके मुताबिक ढाबों और रेस्टोरेंट की कड़ी जांच होगी, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, खाने पीने की जगहों पर मालिक और मैनेजर का नाम पता लगाना जरूरी होगा, शेफ हो या वेटर उन्हें ग्लव्स और मास्क लगाने होंगे, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, सीसीटीवी की फीड सुरक्षित रखनी होगी, जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन को फुटेज मुहैया कराना होगा। गंदी चीजों की मिलावट की तो ऑपरेटर और प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी और खाने पीने की चीजों को बनाने और बेचने से जुड़े सारे नियम सख्ती से पालन करने होंगे। नियमों की अनदेखी पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बाके बिहारी के प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। इस पर वृंदावन के साधु संतों ने चिंता जताई। सबसे बड़ा सवाल तो पेड़े के भाव का है, क्योंकि वृंदावन में कहीं पर 200 रुपए किलो पेड़ा मिल रहा है तो कहीं पर 400 रुपए किलो। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें जो एक नमूने में स्टार्च की मिला है, उपस्थिति पाई गई है। कहीं 200 रुपये किलो पेड़ा है, कहीं 400 रुपये किलो पेड़ा है, तो निश्चित रूप से गुणवत्ता में उसमें अंतर आया होगा। और इस अंतर को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग को चाहिए कि आखिर वो पता लगाएं कि वो वही वस्तु जो 400 रुपये किलो है वो 200 रुपये में कैसे दे पा रहे हैं। भगवान की सेवा पूजा के लिए तो प्रसाद बन रहा है या जो पूजन सामग्री जा रही है उसे चुनिंदा किया जाए, उससे विवेचना की जाए और शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की कोताही बरतने में हमारे लिए ये अस्वीकार होगा। इसलिए निवेदन है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए।
तिरुपति से उठा प्रसाद विवाद अब देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुका है। नेचुरल है, भगवान का भोग अपवित्र होगा तो करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि तिरुपति लड्डू विवाद सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने तक ना सिमट जाए। मंदिरों और धर्म स्थान, भले से ही वो मथुरा हो, वृंदावन हो, तिरुपति हो या सिद्धि विनायक हो, उसमें जो मिलने वाला प्रसाद है वो पवित्र हो, इसकी पक्की जिम्मेदारी तय करना अब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक सिद्धि विनायक में प्रसाद में चूहे का वीडियो है, उसकी भी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है। क्या ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है? क्या इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर ये मंदिर के खिलाफ ही कोई साजिश है? आस्था के बाद अब देश की महिलाओं की परवाह, जो घर से लेकर दफ्तर तक काम के बोझ तले जीने को मजबूर है। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही 26 साल की एना सेबेस्टियन पियरेल की मौत हो गई। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उनकी मां के आरोपों के मुताबिक काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। एना की मां ने पुणे में मौजूद इस प्राइवेट कंपनी के हेड को बाकायदा एक लेटर लिखा और कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर कई सवाल पूछे। साथ ही अपने लेटर में यह भी दावा किया कि उनके बेटी के अंतिम संस्कार में उनके दफ्तर से कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई में परिवार के संपर्क में होने और हर मुमकिन मदद की बात कही है। एना की मौत की वजह वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर को बताया गया। इसे लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एना की मौत पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को यह रिपोर्ट 7 से 10 दिन के अंदर देने को कहा गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक अगर जांच में कंपनी दोषी पाई गई तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। उसमें परफेक्ट रीजन स्टडी करना होगा। हमने उसके लिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मांगी है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा उसमें एक्शन करना होगा तो एक्शन भी करेंगे। जो गलती है इंस्टीट्यूट की यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की, तो उसको भी नहीं छोड़ना है, और नहीं गलती है तो सजा भी नहीं करना है। हमें रीजन परफेक्ट लेना चाहिए। एना की मौत की वजह क्या थी, ये जांच रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन अब आपको एक ऐसे आंकड़े से हम रूबरू कराने वाले हैं जो भारत की नौकरी पेशा महिलाओं पर काम के बोझ की दुर्दशा बयां करते हैं। देश के मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईटी और मीडिया सेक्टर में काम करने वाली भारतीय महिलाएं हर हफ्ते 56.5 घंटे काम करती हैं, जो किसी भी जॉब में सबसे ज्यादा है। अगर हफ्ते में 5 दिन की ड्यूटी के हिसाब से देखें तो आईटी और मीडिया सेक्टर की महिलाओं ने रोजाना 11 घंटे से ज्यादा काम किया है। वहीं अगर हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी के हिसाब से देखें तो इस सेक्टर की महिलाओं ने रोज 9 घंटे से ज्यादा काम किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र की लड़कियों पर काम का बोझ ज्यादा है। आईटी मीडिया सेक्टर में काम करने वाली 15 से 24 साल की लड़कियों ने हर हफ्ते 57 घंटे से ज्यादा काम किया, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यानी कि भारत में महिलाएं पूरी दुनिया के मुताबिक एक हफ्ते में सबसे ज्यादा काम करती हैं अपने दफ्तर में। दुख की बात यह भी कि प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड की टोटल वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी 10% से कम है। वो हिस्सेदारी 8.5% है, जबकि आईटी और मीडिया सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 20% है। यानी कि काम ज्यादा करती हैं पर हिस्सेदारी अभी भी बेहद कम। भारतीय महिलाएं सिर्फ ऑफिस में ही वर्क प्रेशर नहीं झेलती, बल्कि घर आकर के भी उन्हें आराम नहीं मिलता। सच तो ये है कि कामकाजी महिलाओं को डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, एक शिफ्ट घर में और फिर दूसरी दफ्तर में। हिंदू में ही प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एक नौकरी पेशा पुरुष ने हर दिन 166 मिनट अनपेड वर्क यानी घरेलू काम किया, तो एक नौकरी पेशा महिला ने इससे दुगना काम रोज अपने घर के अंदर किया है। 348 मिनट 348 मिनट रोजाना घरेलू काम किया है। अब जरा शादीशुदा नौकरी पेशा लोगों का हाल देखिए। तो साल 2019 में शादीशुदा पुरुषों ने हर दिन केवल 166 मिनट घरेलू काम किया है, तो ऐसी महिलाओं ने रोजाना 477 मिनट घर के काम किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर राज्यों में 10 से 40% तक नौकरी पेशा पुरुषों ने घरेलू काम किया, तो इन्हीं राज्यों में 85% से ज्यादा कामकाजी महिलाओं ने
घर के काम किए। नौकरी पेशा महिलाओं के वर्किंग आवर्स यानी कामकाजी घंटे का ये अंक गणित बेहद चिंताजनक है। अक्सर हम घर और दफ्तर दोनों जगह काम करने वाली महिलाओं को सुपर वुमन का खिताब देते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। महिलाएं भी इंसान ही हैं, वो रोबोट नहीं हैं। उन्हें भी उतने ही आराम की जरूरत है जितना किसी नौकरी पेशा पुरुष को। सबसे बड़ी बात तो ये कि काम के घंटे को कम करने के साथ साथ काम के बोझ को भी हल्का करने की जरूरत है, ताकि काम उबाऊ नहीं बल्कि मजेदार लगे। वरना एक टैलेंटेड सीए एना की मौत का उदाहरण हम सबके सामने है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के लिए एक गंभीर कोशिश की। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आ गए हैं, लेकिन अब चुनौती भारत के आसपास तेजी से बिगड़ रहे क्षेत्रीय संतुलन को संभालने की है। मालदीव और बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका में भी चीन ने भारत विरोधी साजिशें तेज कर दी हैं। इसलिए परवाह देश की के इस दूसरे हिस्से में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब श्रीलंका कैसे हिंदुस्तान के चारों तरफ बन रहा है एक चाइना का फंदा। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान क्या क्या हुआ। अमेरिका ने तस्करी के जरिए विदेश गए भारत के 297 एंटीक आइटम वापस कर दिए। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हुए। अमेरिकी सेना की यूएस स्पेस फोर्स मदद से भारत में बहुत जल्द पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शुरू होगा। भारत और अमेरिका के बीच 31 गार्जियन ड्रोन खरीद को लेकर भी करार हो गया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर समझौते पर भी बात हुई है। वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से अपनी बात रखी और यह भी तय हो गया कि अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में शिखर सम्मेलन में विश्व बिरादरी के भविष्य पर चर्चा की, जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई वैश्विक मंचों और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की ओर साफ साफ कहा कि युद्ध किसी भी समस्या या मनमुटाव का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन अब दुनिया को भारत के आसपास बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलन और चीन की साजिशों पर भी ध्यान देना होगा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। इस सफल और सार्थक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल शांति के लिए गंभीर प्रयास किया है, लेकिन इस बीच भारत के आसपास क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान सबसे बड़ी समस्या है। तीसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मौजूदा समय में पाकिस्तान समर्थक सरकार बन गई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मालदीव में भी मोहम्मद मोइजू की चीन परस्त सरकार बनी है। और अब भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी चीन की करीबी माने जाने वाली मार्क्सवादी सरकार बन गई है। अनुराग कुमारा दिसानायके अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। 23 सितंबर को उन्होंने शपथ ली और इस तरह वो श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बन गए। कभी श्रीलंका के हथियारबंद आंदोलन में शामिल रहे अनुराग दिसानायके की जेवीपी पार्टी का स्टैंड इतिहास में भारत विरोधी रहा है। अनुराग की पार्टी जेवीपी हिंदू तमिल और भारत से आए मुस्लिमों को मजबूती देने वाले हर काम का विरोध करती रही है। दिसानायके की जेवीपी भारत से आए तमिल मूल के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रही है। दिसानायके भारत से आए तमिल मूल के लोगों को भारतीय विस्तारवाद का टूल बता चुके हैं। चुनाव से पहले दिसानायके की पार्टी ने भारत श्रीलंका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA का भी विरोध किया था। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बने हैं।
जाहिर है उनका झुकाव चीन की तरफ है और चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसीलिए चीन ने श्रीलंका में चुने गए नए राष्ट्रपति को बधाई देने के बहाने भारत को नसीहत देने की कोशिश की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, पूरी संभावना है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पर निर्भरता कम करेंगे और व्यवहारिक दोस्ताना रवैया अपनाकर चीन की डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ तालमेल करने की कोशिश करेंगे। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है, श्रीलंका में नई सरकार के आने के बाद चीन श्रीलंका के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की आइडियोलॉजी चीन के साथ मेल खाती है और चीन के साथ श्रीलंका के संबंधों को महत्व देती है। हालांकि अनुराग दिसानायके ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन ने ही कर्ज के भंवर जाल में फंसाकर श्रीलंका को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था और तब भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने बिना किसी शर्त के श्रीलंका की मदद की थी। पांच फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अनुराग दिसानायके ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान अनुराग ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अनुराग दिसानायके का रुख क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे अनुराग दिसानायके की पार्टी JVP को श्रीलंका में चीन समर्थक पार्टी की तरह देखा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिसानायके के श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद चीन श्रीलंका पर हावी हो जाएगा। हालांकि अनुराग दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पार्टी JVP ने कहा है कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हम अपने रीजन की जियोपॉलिटिक्स से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा JVP ने कहा है। लेकिन सवाल सिर्फ श्रीलंका का नहीं है। अब तक भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी दोस्त रहे बांग्लादेश में भी हालत बहुत तेजी से बदल चुके हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी यूनुस सरकार पर हावी हो रहे हैं। बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान परस्त बनता जा रहा है। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की एक चुनावी रैली में राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की। लेकिन ये बात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई बनी अंतरिम सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी। बांग्लादेश ने 23 सितंबर को भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को ढाका में एक पत्र सौंपा। इस पत्र में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध दर्ज किया। भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करने भर से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इस कदर बौखला गई कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए एक सच्चाई है। साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या को लेकर आंकड़े पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से भारत बांग्लादेश संबंधों में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में राष्ट्रगान और झंडा भी बदलने की मांग उठी थी। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान के रूप में भारत ने उन पर जबरन थोप दिया था। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां ये भूल गई हैं कि वो भारत ही था जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के क्रूर अत्याचार से आजादी दिलवाई थी।
लेकिन सरकार बदलते ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार पर हावी हो गए। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बांग्लादेश में 50 साल में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई। ढाका में जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत भी शामिल। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर खूब अत्याचार किए थे। लेकिन बीते 2 महीने में बांग्लादेश की नई बनी सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान की ओर झुकता जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। परवा देश की में अब तीसरी खबर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़े हुए युद्ध की है। मिडिल ईस्ट में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल ने बीते 24 घंटों में लेबनान पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है। कितना बड़ा? इस मिसाइल अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक तरह से यह हमला इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध का आगाज हो सकता है। इन हमलों के बाद इजराइल ने सबूत के साथ ये दावा किया है कि लेबनान के घर घर में हिजबुल्लाह ने मिसाइलें छिपा रखी हैं। क्या सच में लेबनान के हर घर के अंदर मिसाइल है? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के भीषण हमलों से आसमान भी कांप उठा। लेबनान की धरती दहल उठी और बारूद से लाल हो गया लेबनान। लेबनान पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से पूरे लेबनान में हाहाकार मच गया है। पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान और बेका में हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमलों में 1600 से ज्यादा लेबनानी लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के सर्वनाश के लिए लेबनान के रिहायशी इलाकों में इजराइल बारूद बरसा रहा है। इजराइल ने पिछले 100 घंटों में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए लेबनान पर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। लेबनान पर 23 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, जिसमें 492 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1645 लोग घायल हो गए। 22 सितंबर को 150 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए, जिसमें 10 से ज्यादा की मौत हुई और 23 लोग घायल हुए। 21 सितंबर को इजराइल ने 400 मिसाइलें दागी, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई। 20 सितंबर को भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर 70 मिसाइल हमले हुए, जिसमें 45 मौतें हुई। साल 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर युद्ध की नई आफत टूट पड़ी। इजराइल का दावा है कि उसके नए हमलों के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई और उसके दर्जनों लड़ाके मारे गए। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में हमास के साथ पहले ही जंग चल रही है और अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भीषण जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह का भी विध्वंस करने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इन हमलों से एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह ने सोमवार को 200 से ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद उत्तरी इजराइल के कई शहरों में खतरे के सायरन बजने लगे।
हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में इजराइल के कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। इजरायली लोगों को शेल्टर में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सबसे बड़ा प्रहार किया। इजराइल के मिसाइल हमलों में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर तबाह होने के दावे भी किए गए। वहीं इजराइल के भीषण मिसाइल हमलों के बाद लेबनान के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा के करीब रहने वाले लेबनानी लोगों को अपना घर छोड़ने को कह दिया है, क्योंकि इजराइल दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। मिसाइल हमलों में लेबनान के कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। हमलों के बाद लेबनान की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा। साल 2006 के बाद ये इजराइल का सबसे घातक हमला है। पूरे लेबनान में दहशत का माहौल है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान में कई लोगों ने कहा कि उनके पास कहीं और जाने का ठिकाना तक नहीं बचा। सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक आखिरकार क्यों की। अब तक रिहायशी इलाकों में हमले हमास और हिजबुल्लाह ही किया करते थे, लेकिन अब इजराइल भी रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल ने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए सबूत भी जारी किए। इजराइल का आरोप है कि लेबनान के कई घरों में मिसाइल और हथियार रखे हैं। इजरायली सेना ने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। तस्वीरों में लेबनान के घरों में हिजबुल्लाह के हथियारों का गोदाम दिख रहा है। इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि हिजबुल्लाह ने हथियार रिहायशी इलाकों में छिपाए थे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने अपने अड्डे रिहायशी इलाकों में बनाए थे, जिससे आम लोग भी हमलों की चपेट में आ जाए। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने भी इस बारे में खुलासा किया कि हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों में रॉकेट और मिसाइलें रखता है और इन हथियारों को लोगों के घरों में रखने के लिए हिजबुल्लाह उन्हें किराया भी देता है। इसी बात को आधार बनाकर हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह करने के लिए आईडीएफ ने मिसाइलों से हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के एयरबेस पर भी हमला किया गया और एयरबेस को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके एयरबेस का इस्तेमाल करते थे। इजराइल पर इसी एयरबेस से हमले होते थे। दक्षिणी लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसकी वायुसेना सिर्फ उन घरों को निशाना बना रही है जहां हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें तैनात की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल गाजा की तरह ही लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में उत्तरी इजराइल में हमले के लिए उसी तरह की योजना बना रहा था, जैसा कि हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में किया था। जाहिर सी बात है, इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर भी कम नहीं है। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट का कैसे खतरनाक जखीरा है। देखिए इस अगली रिपोर्ट। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान की सेना से भी अधिक शक्तिशाली हथियार और लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास भारी तोपखाने, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइलों का भी जखीरा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1,20,000 रॉकेट्स हैं। इसमें हजारों अनगाइडेड रॉकेट्स हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख मिसाइलें हैं। फतेह 110 और स्कड जैसी मिसाइलें भी हैं, जो 310 मील दूर तक मार कर सकती हैं। हजारों एंटी टैंक मिसाइलों में रूसी कॉर्नेट और ईरान की अल-मास सिस्टम शामिल है। हिजबुल्लाह के पास कई एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। हिजबुल्लाह का मिलिट्री बजट करीब $700 मिलियन का है। माना जाता है कि आमतौर पर उसे ईरान से फंड किया जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से हर मदद मिलती है। ऐसे में लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह को ईरान से हथियारों का भारी सपोर्ट फिर मिल सकता है। इजराइल पर ईरान की तरफ से भी मिसाइल हमले का खतरा है। हिजबुल्लाह और उसके सरपरस्तों के अगले पलटवार का जवाब देने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस जंग में अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा लंगर डाले हुए है। इसके बावजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जा रही है। अमेरिका इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि उसे आशंका है कि इजराइल और लेबनान की जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों पर भी खतरा मंडरा सकता है। इजराइल और लेबनान के बीच टकराव बढ़ने से इसके महायुद्ध में बदलने की आशंका बढ़ गई। अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत विध्वंसक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।